लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। पहुंच रही है आवाज। तो टोटल अंदाजा लग जाए अभी हमें कितने स्टूडेंट आने वाले हैं, कितने तलबा ऐसे हैं जो अभी और ज्वाइन करेंगे हमें, या इतने ही बच्चे हैं जिनको आज की क्लास लेनी है? तो ये आप लोग अपने अपने घर से क्लास ले रहे हैं या मदरसे के अंदर हैं आप लोग? कुछ तो मदरसे से बाहर अपने अपने घर। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलिए, एक आमिर साहब भी आ गए। मैं सिराजुद्दीन, मैंने जामिअतुल फलाह से आलमियत की सन 2000 में। इसके बाद मैं दिल्ली में हूँ। मैं एक इकोनॉमिक्स का ही टीचर हूँ, माशियात का उस्ताद। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कुछ जो बुनियादी नजरियात हैं इकोनॉमिक्स में, वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा। जी, अरे कुछ बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा बार बार थोड़ा सा मुझे, हाँ, तो शुरू करते हैं। इससे पहले आपने इकोनॉमिक्स कभी पढ़ा है? आप लोग मुझसे जो भी क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा वो करेंगे, कभी भी कर सकते हैं। टीचिंग के बीच में भी कर सकते हैं और आप बाद में भी कर सकते हैं। और आपके मन में कोई क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड या भी क्या चल रहा है मार्केट वगैरह में, आप कभी भी मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। तो मेरा एक सवाल है आप लोगों से, आप लोगों ने कभी माशियात पढ़ी है? अभी माशियात के बारे में कुछ जानते हैं आप लोग? नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे पहले हम माशियात क्यों पढ़े, हमें क्यों पढ़नी चाहिए माशियात? माशियत पर कोई किताब नहीं पढ़ी अब तक। आप जरा उसकी और इब्तिदाई मरहला की बातें से शुरू करें तो बेहतर होगा हमारे लिए। माशियात में एक किताब है, माशियात के नाम से जामिअतुल फलाह पढ़ाई जाती है। और अगर आप लोग वहाँ की इंडिया से ले सकें तो चीजें हैं, बहरहाल वो बात करें। पहले हम देखते हैं। आवाज साफ नहीं आ रही है? मेरी आवाज साफ नहीं आ रही है? हेलो, आ रही है। अच्छा, आवाज आ रही है। देखिए, जब हम लोग आज के जमाने में एक ऐसा मजमून है जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। हम लोग अक्सर देखते हैं न्यूज़पेपर वगैरह जब पढ़ते हैं, और जब हम टीवी पे या मोबाइल पे कोई न्यूज देखते हैं, बहुत सारी मैगजीन और जर्नल पढ़ते हैं, तो कई तरह के जो सवालात हैं वो जहन में आते हैं। जैसे कभी कभी हम सुनते हैं सरकार की तरफ से कहा जाता है कि जीडीपी हमारी बढ़ गई, जीडीपी घट गई, महंगाई आ गई, या हमारे मुल्क की जो करेंसी है रुपया, वो डॉलर के मुकाबले में घट गया। डॉलर की वैल्यू इसके मुकाबले में बढ़ती जा रही है। या पैसा कौन छापता है? जो हमारे और आपके पास पैसे होते हैं, तो इसे कौन प्रिंट करता है और इसको कैसे चलाया जाता है मार्केट के अंदर? या कोई भी कंट्री या कितना भी पैसा प्रिंट कर सकता है, जितना चाहे प्रिंट कर सकता है? या आमतौर पर मन में ये सवाल लोगों के अक्सर रहता है कि हमारे पास जितनी करेंसी होती है इंडिया के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर, उसके
गोल्ड यानी सोना सरकार को रखना पड़ता है। तो ये सब बहुत सारे सवालात हैं। बैंक इंडिया के अंदर है, कितने तरह के बैंक होते हैं, कॉमर्शियल बैंक क्या करते हैं, जो सेंट्रल जिसे हम आरबीआई कहते हैं, जो नोट प्रिंट करता है, उसका क्या काम है और किस तरह से सारे कॉमर्शियल बैंकों की निगरानी करता है, और नेशनल इनकम क्या है, डोमेस्टिक इनकम क्या है, गवर्नमेंट किस तरह से बजट लाती है हर साल, यूनियन बजट कहा जाता है। ये सारे बहुत सारे सवालात हैं जो हमारे मन में आते हैं, और जब हम सुनते हैं तो इनको नहीं समझ पाते हैं कि क्या चीजें हैं और क्या हो रही। तो मैं शुरू करूंगा बिल्कुल इब्तिदा से कि पहले इकोनॉमिक्स क्या है, माशियात क्या है। उसके बाद हम जब पढ़ते हैं, उसके मौलाना ने मुझे पढ़ाया है, मेरे उस्ताद हैं। मुझे याद आ रहा है मौलाना ने हम लोगों को पढ़ाया था बाबुल बुयू, जो तिजारत का बाब है, शायद बुलुगुल मराम में पढ़ाया था या खुदूरी में पढ़ाया था, याद नहीं आ रहा है। तो उसमें भी बहुत सारी बातें हम लोगों को उस वक्त हमने सीखी थी, लेकिन उसका समझ में नहीं आता था कि वो क्या है। ये सारी चीजें मुशारका है, मुदारबा है या इस्लामिक मईशत कैसे काम करती है। तो इंशाल्लाह उसके बारे में भी थोड़ा सा एक आध क्लास हम लेंगे कि किस तरह से उसमें कौन सी टर्म होती है। बहुत सारी चीजें हमारे मन में आती है कि जैसे हम लोगों से पूछा जाता है कि इस्लाम में सूद हराम है, क्यों हराम है, हुर्मत की इल्लत क्या है। तो ये इस तरह के बहुत सारे सवालात हैं। इंशाल्लाह शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि माशियात किसे कहते हैं। देखिए, माशियात जैसे सारे सब्जेक्ट होते हैं वैसे एक सब्जेक्ट होता है माशियात। मुझे याद आ रहा है कि इंसान जब हम लोग छोटे थे तो घर से पॉकेट मनी मिलता था तो हमें कम लगता था, ऐसा लगता था कि थोड़ा सा और पैसा मिलता तो और अच्छा लगता। थोड़े थोड़े पैसे हम लोग को ज्यादा मिलते रहे, लेकिन हमारी जो ख्वाहिशात थी, हमारी जो वांट थी, वो उन जो पैसे मिलते थे उन वसाइल से, उन जराए से कहीं ज्यादा थी। तो सबसे पहले बुनियादी एक उसूल होता है इकोनॉमिक्स का कि इंसान की जो जरूरतें हैं, मैं ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ, इंसान की जो जरूरतें हैं वो उसके वसाइल से कहीं ज्यादा है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास वसाइल और जराए कम है और हमारी जो जरूरतें हैं वो ज्यादा है। तो कहते हैं कि हमारी जरूरतें लामहदूद हैं लेकिन वसाइल महदूद है। तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अब सवाल ये है कि हम अपनी जरूरतों को, अपने जो ख्वाहिशात हैं उनको कैसे इन महदूद वसाइल से, जराए से पूरी करें। इसी के मैनेजमेंट को, ये जो एक रेशनल मैनेजमेंट है, एक इंतजाम, इसी इंतजाम को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं, मॉडर्न इकोनॉमिक्स। जब हम लोग ज्यादातर पढ़ाई पढ़ते थे तो हमें पढ़ाया गया था कि इकोनॉमिक्स के एडम स्मिथ, जो एक फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहलाता था, उसने कहा था कि माशियात एक ऐसा इल्म है जो दौलत हासिल करना सिखाता है और दौलत को कैसे खर्च करते हैं वो बताता है। फिर उसके बाद तरह तरह के माहिर माशियात आते गए। अभी जो जदीद तारीफ है माशियात की वो ये है कि इंसान की जो जरूरतें हैं वो लामहदूद है और वसाइल महदूद है। तो अब हम इन अपनी लामहदूद जरूरतों को, ये जो हमारे पास महदूद वसाइल हैं, उनसे कैसे पूरी करें, इसी इंतजाम का नाम है माशियात। अब मैं कह रहा हूँ इंडिविजुअल लेवल पर, यानी कि इंफरादी तौर पर अगर मैं कहूँ कि मेरे पास, मुझे बहुत कुछ काम करने हैं, मुझे ये भी चाहिए बट मेरे पास पैसे नहीं। इसी तरह से सोसाइटी है, इसी तरह से सरकारें हैं। दुनिया का कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता है कि उसके पास अनलिमिटेड मनी या अनलिमिटेड रिसोर्सेज है। वो दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन ही क्यों ना हो, सबसे अमीर आदमी ही क्यों ना हो। तो हर इंसान की जरूरतें लामहदूद है, उसके वसाइल महदूद है। तो ये बहुत ही आसान सी बात है कि इसी का नाम है इकोनॉमिक्स,
जिसमें हम इस बात का पता लगाते हैं कि हम अपनी लामहदूद जरूरतों को इन महदूद वसाइल से कैसे पूरी करें। अब हर सब्जेक्ट को पढ़ने की कुछ बुनियादी चीजें होती हैं जिसको कहते हैं बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, यानी यहाँ पर इकोनॉमी का बेसिक प्रॉब्लम क्या है, यानी बुनियादी मसला क्या है, हम इकोनॉमिक्स पढ़ें क्यों, हमें क्या जरूरत है पढ़ने की। तो यही है कि जो माशियात का बुनियादी मसला है वो क्या है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज इन रिलेशन टू आवर नीड्स, यानी कि जरूरतें हमारी जो है उसके मुकाबले में हमारे पास जो वसाइल है उसकी किल्लत, उसकी कमी है। अब ये है कि ये तो बात है कि दुनिया में अब कितने तरह के निजाम है जो पाए जाते हैं। अब एक चीज आपने और ध्यान दिया होगा, एक होता है माशियात, एक होता है मईशत। दोनों में थोड़ा सा फर्क है। माशियात अभी मैंने जो बताया, मईशत जिसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमी। मईशत एक ऐसा सिस्टम का नाम है जिसके अंदर इंसान अपनी अर्निंग के लिए कुछ न कुछ जो है कमाता है, अपनी जिंदगी गुजारने के लिए कुछ न कुछ कमाता है। उस सिस्टम का नाम है मईशत। जैसे कहते हैं मईशत में जीडीपी बढ़ गई, जीडीपी घट गई, मईशत में बहुत बेरोजगारी है, मईशत में बहुत ज्यादा गरीबी है, ये इकोनॉमी के अंदर होता है, उस सिस्टम का हिस्सा है। माशियात एक सब्जेक्ट है, बट इकोनॉमी यानी मईशत एक निजाम का नाम है, एक ऐसा निजाम जिसमें इंसान अपनी जिंदगी गुजारने के लिए कुछ न कुछ कमाता है, उसका नाम है मईशत। अब आपने अक्सर पढ़ा होगा कि दुनिया के अंदर 3 तरह के निजाम पाए जाते हैं। एक को कहते हैं कैपिटलिज्म, उसको कहते हैं सरमाएदाराना निजाम। एक को कहते हैं सोशलिज्म, यानी उसको इश्तिराकी निजाम कहते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। और एक है मिक्स्ड इकोनॉमी यानी मखलूत मईशत। ये 3 तरह के, इस वक्त मौजूदा दुनिया में 3 तरह के निजाम पाए जाते हैं, माशी निजाम। ठीक है। अब जो पहला है कैपिटलिज्म, इसको हम इकोनॉमिक्स में मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं, इसको फ्री इकोनॉमी भी कहते हैं, आजाद मईशत, बाजार की मईशत या बाजारी मईशत कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, दुनिया के अंदर जब हम इकोनॉमी पढ़ते हैं तो उसमें इकोनॉमी के कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम होते हैं, मरकजी मसाइल होते हैं। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा सा अभी मैं बेसिक चीजें बताने के बाद आपको ऐसे टॉपिक लेके आऊंगा जिसमें इंशाल्लाह आपके लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा वो। तो लेकिन ये बुनियादी चीजें समझना जरूरी है कि हम कितने निजाम की बात करते हैं और बुनियादी मसाइल या मरकजी मसाइल क्या है इकोनॉमी। देखिए दुनिया के अंदर मैं तीनों निजाम को बताने से, डिफाइन करने से पहले ये 3 जो सेंट्रल प्रॉब्लम है, मरकजी मसला है मईशत का, उसको जरा एक्सप्लेन कर दूं। देखिए दुनिया में सबसे पहली चीज ये होती है कि जब कोई इंसान मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाता है या कोई चीज प्रोड्यूस करना चाहता है, पैदा करना चाहता है, तो सबसे पहला सवाल क्या होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या पैदा करे। तो ये प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ये प्रॉब्लम चॉइस का प्रॉब्लम है। मतलब गेहूं चावल किसान बन जाए, या कोई फैक्ट्रियों में जाकर के काम करे, या कोई सर्विसेज प्रोवाइड करे, वो करे क्या। तो ये जो मसला है इसको कहते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या पैदा करे। अब हमारी इंडिया के अंदर या दुनिया में कहीं भी जो हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है, जैसे पेशवाराना ढांचा कहते हैं, वो उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। प्राइमरी सेक्टर यानी प्राइमरी शोबा, सेकेंडरी सेक्टर यानी सानवी शोबा, और सर्विसेज सेक्टर यानी जो जिसमें खिदमत होती है। अब जब इंडिया 1947 में आजाद हुआ था तो उस वक्त इंडिया के अंदर ज्यादातर लोग खेती करते थे। तकरीबन 73% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज इंगेज इन एग्रीकल्चर सेक्टर, और बाकी सोचिए इस मुल्क के 73% लोग खेती कर रहे हैं। तो वो ही इसीलिए तो इंडिया को कहा जाता है कि ये एक ज़राअती मुल्क है, एग्रेरियन कंट्री है, और एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जिसे रीढ़ की हड्डी कहा जाता है एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर
अब क्या है, अभी जो लेटेस्ट डेटा देखेंगे आज की डेट में, तो इंडिया के अंदर तकरीबन 45% लोग खेती कर रहे हैं। अच्छा, खेती जब हम कहते हैं खेती कर रहे हैं, तो इसमें सिर्फ खेती नहीं आती है, इसमें एनिमल हस्बेंड्री भी आता है, यानी जानवर पालन, फिशरीज मछली पालन, पोल्ट्री मुर्गी पालन, और हार्टिकल्चर सब्जी उगाना, या माइनिंग है, प्लांटेशन है, ये सारी चीजें आती है। इसीलिए इसको प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है। इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर ज्यादा फोकस किया जाता है, और आज भी तकरीबन इंडिया की आधी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में। दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, क्योंकि आप लोग जानते हैं इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमेशा पीछे है। हमारा पड़ोसी मुल्क है चाइना, वो पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है माल, लेकिन इंडिया के अंदर ही हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करना मतलब होता है किसी मुल्क से सामान खरीदना, जिसको दरामदाद कहते हैं, और एक्सपोर्ट करना होता है किसी मुल्क को सामान बेचना। जैसे इंडिया अगर नेपाल को कोई सामान बेचता है तो इसे एक्सपोर्ट कहते हैं, इसको उर्दू में कहते हैं बरामदाद। तो किसी मुल्क की इकोनॉमी में ये चीज अच्छी तस्वीर की जाती है कि वहां की बरामदाद उसकी दरामदाद से ज्यादा हो, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा हो। ये पूरी दुनिया में सबसे अच्छा तस्वीर की जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि चाइना इंडिया दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, नेक्स्ट टू यूएस, यानी अमेरिका के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ी इकोनॉमी चीन की है। और चीन की इकोनॉमी क्यों है? क्योंकि उसके पास एक बहुत बड़ा फॉरेन रिजर्व है। उसका फॉरेन रिजर्व तकरीबन दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेन रिजर्व उसके पास है, बल्कि अमेरिका के पास तो डॉलर ही फॉरेन रिजर्व होता है, तो उसको तो नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि इंडिया के अंदर भी तकरीबन 650 बिलियन डॉलर का फॉरेन रिजर्व है, और तकरीबन 3000 के करीब चाइना का भी है। जैसे अभी मैंने बताया, चाइना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे आगे, पूरी दुनिया को माल एक्सपोर्ट करता है। इसीलिए उसका फॉरेन रिजर्व क्यों होता है? फॉरेन रिजर्व क्या चीज होती है? देखिए, पूरी दुनिया के अंदर 228 मुल्क है, सबकी करेंसी अलग है। अच्छा, अल्लाह ताला ने दुनिया की जोग्राफियाई हुदूद कुछ इस तरह से बांट रखी है कि कहीं कोई चीज अच्छी होती है, कहीं कोई चीज अच्छी होती है। जैसे हम दिल्ली और यूपी में हैं, तो यहाँ पर वो सेब नहीं मिलेगा जो कश्मीर में मिलता है, या जो लखनऊ का जो मैंगो है वो कश्मीर में नहीं मिलेगा। अरबों के यहाँ पेट्रोल और खजूरें बहुत है जो हमारे यहाँ नहीं है। तो इसलिए कोई दुनिया का मुल्क, इस वक्त कोई भी दुनिया का मुल्क, इवन अमेरिका भी, आपने देखा होगा ट्रंप ने आते ही बहुत सारे टैरिफ लगा दिए, यानी अमेरिका भी जो लोगों से माल खरीदता है। तो कोई भी दुनिया की कंट्री ये नहीं कह सकती है कि हम किसी मुल्क से सामान नहीं खरीदेंगे। तो इसलिए उसको तजारत करने की जरूरत पड़ती है, आपस में एक दूसरे की तजारत करते हैं। जब तजारत करते हैं तो किस करेंसी में वो अपना माल बेचते हैं? अगर कतर है, कतर एक कंट्री है, अगर इंडिया वहां से पेट्रोल खरीदे तो कतर को, या सऊदी है, सऊदी एक मुल्क है जिससे इंडिया पेट्रोल खरीदता है। आपको पता होना चाहिए हमारे मुल्क के अंदर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट कहते हैं, उसमें डीजल भी है, गैसेस भी है, पेट्रोल भी है। ये 85% हम दुनिया से इंपोर्ट करते हैं, यानी इंडिया के अंदर जो टोटल कंजम्पशन, यानी जो खर्च है, उसका 15% हमारे पास पेट्रोल होता है। बाकी हम दुनिया के दूसरे मुल्कों से पेट्रोल खरीदते हैं। तो ये एक जरूरत है हमारी। अब बहुत ज्यादा मिकदार में इंडिया सऊदी अरब से भी पेट्रोल खरीदता है। तो जब सऊदी अरब से पेट्रोल इंडिया खरीदता है तो इसे क्या पे करता है, क्या अदा करता है? आप ये सोच रहे होंगे पैसा दे देता है, रुपया लेके क्या करेगा सऊदी अरब? तो सऊदी अरब ये कहेगा या तो मुझे रियाल में दो या डॉलर में दो, क्योंकि डॉलर इंटरनेशनल करेंसी है। और लेकिन सऊदी अरब जितना भी दुनिया को किसी भी कंट्री को पेट्रोल बेचता है वो डॉलर में ही बेचता है, वो रियाल में भी नहीं बेचता है, वो डॉलर में बेचता है। लेकिन अगर हम सऊदी से खजूरें मंगवाते हैं तो हम उसे किस चीज में पे करते हैं? अगर हम उसे रुपया देंगे तो रुपये के क्या करेगा? तो लेकिन वो कहता है मुझे क्या करो, अपने मुल्क की करेंसी नहीं, मुझे मेरे मुल्क की करेंसी। तो इंडिया पहले रुपया दे करके रियाल खरीदता है वहां के बैंक से, सेंट्रल बैंक से। उसके बाद फिर उन रियाल को वो पे करता है जिससे वो सामान खरीदता है या सऊदी से सामान खरीदता है। तो अब फॉरेन रिजर्व की जरूरत इसके लिए बहुत ज्यादा हो जाती है।
आप जितना ज्यादा बेचेंगे जब दूसरे मुल्कों की करेंसी आपके पास आएगी, और जब आपके पास दूसरे मुल्कों की करेंसी आएगी तो फिर आप दूसरे मुल्कों से सामान खरीदेंगे। पाकिस्तान के बारे में आपने अक्सर सुना होगा कि बेकआउट पैकेज अभी भी लिया है इसमें आईएमएफ से। ये आईएमएफ क्या होता है, वर्ल्ड बैंक क्या होता है, ये मैं बाद में किसी क्लास में इंशाल्लाह बताऊंगा। देखिए ये क्यों लेता है, क्योंकि पाकिस्तान की पास एक्सपोर्ट नहीं है, वो कोई ऐसा माल नहीं बना के दुनिया को बेच पाता है जिससे उसके कंट्री के अंदर फॉरेन रिजर्व आए। इसलिए उसे बार बार आईएमएफ से, दुनिया के दूसरे बड़े इदारों से कर्ज लेना पड़ता है, इसलिए फॉरेन रिजर्व की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। तो मैं ये बता रहा था, चाइना दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, दूसरी बड़ी मैशत। उस दूसरी बड़ी मैशत बनने के लिए क्या उसके कौन से अनासिर थे जिसकी वजह से इतनी बड़ी मैशत हो गई? क्योंकि चाइना तो 1949 में रिपब्लिक हुआ है, 1947 में इंडिया आजाद हुआ है, पाकिस्तान आजाद हुए, और चाइना हमसे इतना आगे कैसे निकल गया? क्योंकि चाइना शुरू से ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में फोकस करता रहा है। 1958 में उसने ग्रेट लीप फॉरवर्ड या स्टैटिज्म की पॉलिसी अपनाई थी, जिसमें ये कहा गया था कि चाइनीज जितने भी हैं वो हर चाइनीज अपने घर के बैग में जो पीछे वाले हिस्से में एक छोटा सा ही कोई ना कोई कारखाना, चाहे वो हैंडलूम हो या कोई भी चीज हो, वो बनाए, और चाइना अपने मुल्क की चीजें यूज करते थे। 1980 तक, 1980 तक आते आते चाइना और इंडिया में एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया इकोनॉमी के तौर पर, और भी बहुत सारी चीजें थी। तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है। तीसरा सेक्टर मैंने जो बताया, अभी दो सेक्टर के बारे में बताया मैंने, एक तो प्राइमरी सेक्टर, एक सेकेंडरी सेक्टर। तीसरा सेक्टर है सर्विसेज सेक्टर। इंडिया की जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन सर्विसेज सेक्टर का होता है। सर्विसेज सेक्टर क्या है? जैसे मैं टीचर हूं, मैं अपनी सर्विस दे रहा हूं। एक लॉयर है, वकील है, वकील अपनी सर्विस देता है। एक डॉक्टर है, वो अपनी सर्विस देता है। तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, ये यानी सर्विसेज सेक्टर, ये तीन तरह के सेक्टर हैं जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में आते हैं। तो अब सवाल ये है कि व्हाट टू प्रोड्यूस। मैंने बताया था इकोनॉमी का जो सेंट्रल प्रॉब्लम है, पहला प्रॉब्लम क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस एंड एट व्हाट क्वांटिटी। हम क्या प्रोड्यूस करें, किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें। तो दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ये चॉइस का प्रॉब्लम है, इंतखाब का मसला है, ठीक है। दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस। अब हमने अगर सपोज एक चीज पता कर ली कि हमें ये चीज प्रोड्यूस करनी, ये चीज पैदा करनी है, तो अब सवाल ये है कि कैसे पैदा करें। ये जो प्रॉब्लम है, ये दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। ये टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन का प्रॉब्लम, यानी किस तकनीक से पैदा करें। अब दो तरह की तकनीक होती है, एक को कहते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक, यानी मजदूर पर मबनी तकनीक, और दूसरे को कहते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, यानी मशीनों पर मबनी तकनीक। आपने देखा होगा, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं? ठीक है, अच्छा चल रहा है। जी जी, ठीक है जी। तो दो तरह की टेक्निक होती है, एक लेबर इंटेंसिव, एक कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ये दो तरह की टेक्निक का यूज किया जाता है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो बनाए जाते हैं जिसमें मशीनों का यूज कम होता है, लेबर ज्यादा बनाते हैं, यानी कि मजदूर पर मबनी तकनीक, ऐसी तकनीक जो मजदूर करते हैं। और दूसरी है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। इसमें क्या होता है, ये चीजें मशीनें बनाती है, बहुत सारी चीजें। अब तो मशीनों का दौर है, इसलिए कभी कभी आता है कि मशीनें जितनी तेजी से दुनिया के अंदर बढ़ती जा रही है, कहीं ऐसा ना हो ये बेरोजगारी फैलाए। क्योंकि जब जो एक मशीन 20 मजदूरों का काम कर लेती है, तो एक मशीन आई तो 20 मजदूर क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। तो ये दो तरह की तकनीक होती है। अब सवाल ये कि कौन सी तकनीक इस्तेमाल करे। पहला तो उसने डिसाइड कर लिया कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करे, उसने कुछ भी सोच लिया मुझे ये प्रोड्यूस करना है। अब दूसरा प्रॉब्लम है कि कैसे पैदा करे, यानी किस टेक्निक का यूज करे। तीसरा प्रॉब्लम है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करे। तो इसमें क्या होता है कि चार चीजें जो होती हैं इकोनॉमी में कही जाती हैं, ये जो किसी भी पैदावार के जराए होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। इसमें जमीन, मजदूर, सरमाया और एक तंजीमकार होता है। तो जब ये होता है कि किसके लिए प्रोड्यूस करें, तो अब जैसे जमीन है, हम मेरे पास जमीन नहीं है, मैंने फैक्ट्री लगानी है, तो मैंने एक जमीन हायर की, तो जमीन वाले को क्या दिया, रेंट दे दिया। फिर मैंने मजदूर लगाए, उसको दे दिया, उसकी उजरत होती है वो दे दी।
सिर्फ कैपिटल मॉडर्न इकोनॉमी में बैंकों से आपको पैसे लेने हैं, एक बड़े बिजनेस के लिए बैंकों से पैसे लेने हैं। कोई भी बिजनेस शुरू करेंगे, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो जाहिर है कई लाख करोड़ रुपए की होती है, तो किसी भी इंसान के पास बिजनेस शुरू करने के लिए इतने पैसे नहीं होते। मैं बड़े बिजनेस की बात कर रहा हूँ, ऐसे कि आपने एक शॉप खोल ली, दुकान खोल ली, उसमें भी कभी कभी जरूरत पड़ती है। कभी आजकल रिश्तेदार और दोस्त यार पैसे देते नहीं है, या अब दुनिया इतनी मादी हो चुकी है कि लोग सोचते हैं मैं 5 लाख रुपए कर दूंगा, इससे अच्छा 5 लाख रुपए का प्लॉट खरीद लूंगा, ये 2 साल में मुझे लौटाएगा, जब तक उसके रेट बढ़ जाएंगे। लोग इस तरह से भी सोचने लगे, तो इसलिए कर्ज अब मिलना बड़ा मुश्किल आता है। अगर कर्ज दिया जाता तो वापस नहीं होता अभी जल्दी। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो लोग क्या करते हैं, बैंकों से कर्ज लेते हैं। तो जो बैंक से कर्ज लेते हैं तो फिर उनको सूद अदा करना पड़ता है, और एक तंजीमकार होता है जो इन चीजों की देखभाल करता है, तो इसको प्रॉफिट मिलता है, यानी मुनाफा मिलता है। तो ये फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब मैं आपको बता रहा था दुनिया में 3 तरह के निजाम चलते हैं। देखिए ये जो तीनों चीजें अभी जो मैंने बताई सेंट्रल प्रॉब्लम, अब इसका सोल्यूशन भी करेंगे, ये कैसे सॉल्व होगा। ये तो प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी होना चाहिए, मसाइल का हल भी होना चाहिए। तो दुनिया में 3 तरह के निजाम पाए जाते हैं। माशी निजाम, एक को सरमायादाराना निजाम कहते हैं, इसको कैपिटलिज्म कहते हैं, मार्केट इकोनॉमी कहते हैं, फ्री इकोनॉमी कहते हैं। दूसरे को सोशलिज्म कहते हैं, यानी इश्तराकी निजाम कहते हैं। और तीसरा निजाम है मखलूत मईशत, यानी मिक्स इकोनॉमी। तो अब सबसे पहला है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म एक ऐसा माशी निजाम है जिसमें अभी जो मैंने प्रॉब्लम जो बताए हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, क्या पैदा किया जाए, कैसे पैदा किया जाए, किसके लिए पैदा किया जाए, ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन हर इंडिविजुअल अपने लेवल पे करता है। यानी एवरी पर्सन, एवरी इंडिविजुअल आर फ्री टू डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। कोई इसमें गवर्नमेंट कोई अमल दखल नहीं होता। जैसे क्या पैदा करना है, अब मैं कैपिटलिज्म में हूं तो मैं डिसाइड कर सकता हूं कि क्या प्रोड्यूस करना, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं। तो बताइए मुझे क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, या आप में से किसी से अगर ये कहा जाए कि व्हाट टू प्रोड्यूस, आपको आजादी दी गई, आप कोई सामान बनाओ और मार्केट में बेचो, आप कौन सा सामान बना के बेचना चाहेंगे, थोड़ा सा कोई भी बताए। यहिया है, अब्दुल्ला है, आसिम, और भी जो स्क्रीन पे नाम नजर आ रहे हैं, आप में से कोई बताए क्या प्रोड्यूस करेंगे आप। अगर आपसे कहा जाए कोई चीज प्रोड्यूस कीजिए तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, क्या पैदा करेंगे, क्या चीज बना के बेचना चाहेंगे मार्केट में। नहीं देखिए कुछ कह रहे हैं, इंसान की जो बुनियादी जरूरियात है उस पर उसकी तरजीह दी जाए। अच्छा, उसको आप बना के बेचना चाहेंगे। इंसान की बुनियादी जरूरियात यानी रोटी कपड़ा मकान, जी इस्तेमाल की कोई भी चीज है, क्या इंडिया आप भी यही करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ऐसा नहीं होता है। इंसान की बुनियादी जरूरियात में तो कुछ मिलता नहीं है ना, वही चीज प्रोड्यूस करना चाहेंगे मार्केट के अंदर जिनकी डिमांड ज्यादा हो। हर इंडिविजुअल यही चाहता है, मार्केट में वही चीज प्रोड्यूस करूं, वही चीज बना के बेचूं जिसकी मार्केट में डिमांड ज्यादा हो। और अगर डिमांड, अच्छा इरफान कुछ कह रहे हैं आप, चलिए। मार्केट में जब किसी भी चीज की डिमांड ज्यादा होती है उसकी सप्लाई से, तो उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं, और जब प्राइसेस बढ़ेंगी तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। और हर इंडिविजुअल का एम क्या होता है, मकसद क्या होता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। मैं थोड़ा सा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, जो अभी कन्वेंशनल इकोनॉमी, जो मॉडर्न इकोनॉमी है उसकी बात कर रहा हूँ। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि इस्लाम में जरूर कुछ न कुछ प्रॉफिट के वसूल होंगे, मुनाफे के वसूल होंगे, जितना मुनाफा आप ले सकते हैं। मजबूरी का फायदा उठाने से भी मना किया गया है, लेकिन मॉडर्न इकोनॉमी में तो मजबूरी का पूरा फायदा उठाया जाता है। तो मार्केट में वही चीजें सेल की जाएंगी जिनकी मार्केट में डिमांड ज्यादा हो, और जब डिमांड ज्यादा होती है उसकी सप्लाई, तो आप सभी जानते हैं अभी मैंगो मार्केट में आ रहा है, महंगा मिल रहा है ना, क्यों, क्योंकि उसकी सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है। अभी 1 महीने के बाद जब उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी तो उसके प्राइसेस घट जाएंगे, क्योंकि फिर डिमांड और सप्लाई का मसला आता है, उसी पे इक्विलिब्रियम प्राइस होती है, उसी पे प्राइस तय की जाती है। तो कैपिटलिज्म में क्योंकि हर एक को आजादी है, दुनिया के अंदर इस वक्त ज्यादातर ममालिक, बल्कि
तकरीबन 90% से भी ज्यादा ममालिक कैपिटलिज्म को फॉलो करते हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ये माशी निजाम दुनिया के अंदर यही चल रहा है। अब अमेरिका इसकी एक वाज़ेह मिसाल है। अमेरिका सरमायादाराना निजाम को फॉलो करता है, और जितनी भी वेस्टर्न कंट्री, अमेरिका है, जर्मनी है, यूके है, फ्रांस है, रशिया नहीं करता। रशिया और चाइना, ये कहा जाता है ये सोशलिज्म को करते हैं, ये इश्तराकी निजाम को करते हैं। बट जो वेस्टर्न कंट्रीज है, जो मगरबी ममालिक है, ये ज्यादातर कैपिटलिज्म को फॉलो करते हैं। और जिन मुल्कों में सोशलिज्म और या मिक्स इकोनॉमी है, इनडायरेक्ट वे में वो भी कैपिटलिज्म को फॉलो करते हैं। यानी इस वक्त दुनिया के अंदर सरमायादाराना निजाम का डंका बज रहा है और वही सारे लोग फॉलो करते हैं। तो इस निजाम में क्या होता है, जो इकोनॉमी के बड़े बड़े मसाइल हैं वो छोड़ दिए जाते हैं मार्केट के ऊपर, तो सरकारें डिसाइड नहीं करती है। अब आप आजाद हैं, कोई भी चीज प्रोड्यूस करें और जितनी चाहे उसकी कीमत रख करके बेचें। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनियां, जैसे शूज कंपनी की मैं बात करूं, नाइक है, रिबॉक है, एडिडास है, ये 5-5 हजार रुपए, 4-4 हजार रुपए के शूज आते हैं। आप इस बेरोजगारी के दौर में 5,000-8,000 रुपए तो एक शख्स की तनख्वाह होती है। तो ये कहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट सारे लोगों के लिए नहीं है, हमारा प्रोडक्ट सिर्फ रिच पर्सन के लिए। तो आपने देखा होगा जिस तरह से इंडिया के अंदर इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होती जा रही है, एक सबसे बड़ा चैलेंज है किसी भी कंट्री के लिए। अभी अमीर होता जा रहा है, गरीब होता जा रहा है। तो ये जो पहला जो प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, इसका सोल्यूशन ये है कि ये वही चीज प्रोड्यूस करेगा कैपिटलिज्म में जैसी मार्केट में डिमांड ज्यादा हो, ताकि इसे प्रॉफिट मिल सके। तो समझ में आया ये क्या है कैपिटलिज्म? ये मईशत का वो निजाम है जिसमें मईशत के जो मरकजी मसाइल जो मैंने बताया, इन्हें क्या पैदा किया जाए, किसके लिए पैदा किया जाए, इसका फैसला बाजार पर छोड़ दिया जाता है, मार्केट पर छोड़ दिया जाता है। और मार्केट ये डिसाइड करती है कि क्या चीज प्रोड्यूस किया जाए। इसकी एक मैंने कहा वाज़ेह मिसाल है, इस पे बाजार में किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं होती है, इसलिए इसको कैपिटलिज्म कहा जाता है। इसको 2-3 नाम है, याद रख लीजिएगा। इसको आजाद मईशत भी कहते हैं। और इस पे आजकल के जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, हमारे मार्शियात हैं, बहुत ज्यादा इस पे कॉमेंट करते हैं, तनकीद करते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर जिनका परचेसिंग पावर, कुव्वत खरीद ज्यादा हो, वही इनके सामान खरीद सकता है। बाकी इस निजाम में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं होती, क्योंकि ये निजाम पूरी तरह मादी निजाम है। तो बाजार की स्थिति में अब दूसरा सवाल था, तो मैंने कहा व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या पैदा किया जाए। कैपिटलिज्म में जाएंगे तो वही चीज प्रोड्यूस की जाए जिसकी मार्केट में डिमांड ज्यादा हो, ताकि कीमत ज्यादा हो, प्रॉफिट ज्यादा हो। अब दूसरा सवाल था हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस किया जाए। तो कैपिटलिज्म में जब इसको ले जाएंगे तो वही टेक्निक यूज की जाएगी जिसमें पैदावार की लागत कम हो। अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक में पैदावार की लागत कम हो तो वो यूज की जाएगी, और कैपिटल इंटेंसिव में अगर कम हो तो वो यूज की जाएगी। मजदूरों पर मबनी तकनीक और मशीनों पर मबनी तकनीक। तो अब आप लोग बताएं कि जाहिर है आजकल के मार्केट में मशीनों से जो प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं उनपे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी पैदावार की जो लागत है वो कम आती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि ज्यादातर बेरोजगारी आम होती है। हमारे इंडिया के अंदर देखिए, इस वक्त पिछले 45-50 साल के अंदर सबसे बड़ी बेरोजगारी चल रही है। और सिर्फ इस वक्त जो फॉर्मल सेक्टर है, जिसे कहते हैं ना, जो किसी ऑफिस में है, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में हो, वो 92% इंडिया के अंदर, और 8% है। और जो इनफॉर्मल सेक्टर है, जैसे जो दिहाड़ी पे काम करने वाले मजदूर होते हैं, किसान होते हैं, या जिनको कोई काम नहीं मिलता है, इस तरह के लोग 92% है। तो इंडिया के अंदर एक ह्यूज डिफरेंस है, बहुत ही बड़ा अंतर फर्क है। तो ये, और तीसरा जो प्रॉब्लम है फॉर होम टू प्रोड्यूस, इसके बारे में मैंने बताया, किसके लिए पैदा किया जाए। तो ये रेंट दिया जाएगा जमीन वाले को, लेबर को वेजेस दिए जाएंगे, सूद बैंक लेके जाएगा, या जो भी पैसा देगा, और प्रॉफिट इसका होगा। दूसरा निजाम है इनकी प्लान्ड इकोनॉमी, मरकजी मंसूबा बंद मईशत। ये दुनिया में दूसरा निजाम, जिसको मैं इश्तराकी निजाम कहता हूँ। इसमें मईशत का मसला जो होता है, जितने भी तरह के मसाइल होते हैं, उसमें इंडिविजुअल को कोई आजादी नहीं होती है। ये सब के सब गवर्नमेंट तय करती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। जैसे
आपने देखा होगा, मैंने बताया कि चाइना 1949 में रिपब्लिक हुआ है, और चाइना के अंदर जितनी भी जमीनें थी, सारी की सारी जमीनें सरकार की मोनोपोली थी, सरकार की मोनोपोली थी। और सरकार मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल सेलर इन द मार्केट, इजारादारी जिसे कहते हैं उर्दू में। सरकार की इजारादारी थी, सरकार डिसाइड करती थी कि क्या प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस नहीं करना है। तो ये निजाम ऐसा है जिसमें तमाम तर फैसले जो है मुआशरे की फलाह बहबूद को बुनियाद बनाकर लिया जाता है। चूंकि इसमें तमाम फैसलों को लेने का तनहा अख्तियार मरकजी हुकूमत के पास होता है, इसलिए इसमें पैदावार की जो तकनीक है उसका फैसला भी मुल्क की खुशहाली को ध्यान में रखकर दिया जाता है। अगर मुल्क में बेरोजगारी है तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज किया जाएगा, और अगर जीडीपी ग्रोथ चाहिए तो मशीनों पर मबनी तकनीक से पैदावार की जाती है। इसको इश्तराकी निजाम कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल जो होती है सोवियत यूनियन जो 1991 में टूट गया, यानी रशिया और चाइना वगैरह भी इसकी एग्जाम्पल है। तीसरी जो इकोनॉमी है उसको कहते हैं मखलूत मईशत। मखलूत मईशत एक ऐसा निजाम है जिसको इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश इस तरह की कंट्री फॉलो करते हैं। ये निजाम में कैपिटलिज्म भी है और सोशलिज्म भी है, यानी इसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिल करके काम करते हैं। पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर कहलाता है, और प्राइवेट सेक्टर यानी हम और आप, जो भी कोई भी। तो ये दोनों मिल करके जब किसी भी मईशत को चलाते हैं उसको कहते हैं मखलूत मईशत, यानी इसमें कैपिटलिज्म की भी खूबियां और सोशलिज्म की भी खूबियां। इसमें हर इंडिविजुअल, हम और आप, आजाद भी है, हर फर्द आजाद भी है कोई भी फैसला लेने के लिए, और सरकार को जब लगता है तो इंटरफेयर करती भी है, दखल अंदाजी देती है सरकार। तो ये मखलूत मईशत कहलाता है। हिंदुस्तान मखलूत मईशत की बेहतरीन मिसाल है, लेकिन सही मानों में अगर देखा जाए तो इंडिया भी कैपिटलिज्म को ही फॉलो करता है। ये सिर्फ पेपर पर है मखलूत मईशत, बाकी इंडिया में भी यही निजाम चलता है। तो ये तीन तरह के निजाम दुनिया में चलते हैं, सरमायादाराना निजाम, इश्तराकी निजाम और मखलूत मईशत, मिक्स इकोनॉमी। ये तीन निजाम है, और तीन तरह की मैंने जो है प्रॉब्लम का जिक्र किया है। अब सवाल ये आता है कि इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे ऐसे टर्म होते हैं जिनका समझना बहुत जरूरी है। जैसे इसमें एक डिमांड है, सप्लाई है, कॉस्ट है, और रेवेन्यू है, प्रोडक्शन है, कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है। ये सारे जो टर्म है वो मईशत में आते हैं। उसके अलावा मईशत इकोनॉमिक्स में दो तरह की ब्रांचेस आती हैं, ये भी समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और मैं इंशाल्लाह अगर मौलाना मुझे कहेंगे तो मैं अब आपको ऐसे टॉपिक दिए लेकिन बुनियादी मसाइल थे जिनको मैंने कहा कि कुछ बुनियादी टर्मिनोलॉजी है, अभी मैं कुछ और बताऊंगा। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कि अब जो कुछ ऐसे टॉपिक है जिसमें आपको भी मजा आए सुनने में, और बहुत सारी चीजें इसमें, बहुत सारी चीजें समझने को और देखने को मिलेंगी और जानने को मिलेंगी जो इस वक्त के मार्केट से रिलेटेड है। इसमें जैसे मनी का पूरा चैप्टर है, यानी पैसा, जर, बैंकिंग का चैप्टर है, फॉरेन एक्सचेंज है, गवर्नमेंट बजट है, नेशनल इनकम या जीडीपी है। इसके अलावा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन है। आपके मन में बहुत सारे सवाल आ जाते हैं कि इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन कैसे बढ़ गया, महंगाई कैसे आ जाती है, कैसे घट जाती है, कैसे पता लगाया जाता है। इस तरह के बहुत सारे टॉपिक हैं। इंशाल्लाह मेरी भी गर्मी की छुट्टियां हैं, मौलाना मेरे उस्ताद मोहतरम इंशाल्लाह कहेंगे तो मैं जरूर पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो ये अच्छा, दो मैं बता रहा था मईशत के इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेस हैं। एक को कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी जुजवी मार्शियात, और एक को कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कुल्ली मार्शियात। तो इस पे दो तरह की किताबें भी होती हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी जो जुजवी मार्शियात होती है, वो मार्शियात की ऐसी शाख होती है, ऐसी ब्रांच होती है जिसमें मईशत का मुताला इंडिविजुअली किया जाता है, इंफरादी तौर पर किया जाता है। जैसे इंडिविजुअल फॉर्म यानी एक आदमी को जब किया जाता है, और जब मईशत का मुताला मजमूई तौर पर किया जाता है तो उसको कहते हैं कुल्ली मार्शियात यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब सवाल यह है कि जैसे नेशनल इनकम, किसी एक इंसान की इनकम को नेशनल इनकम नहीं कहते, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कुल्ली मार्शियात का मौजूद है। लेकिन डिमांड और सप्लाई ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का मौजूद है। जी हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है? अच्छा आ रही है। कभी कभी ऐसा बोलना लगता है कि बिल्कुल सन्नाटा है तो
नहीं नहीं बिल्कुल, सब लोग असल में बहुत खामोशी के साथ लोग सुन रहे हैं। अच्छा अच्छा। जी तो मौलाना मैं कुछ टॉपिक लूंगा, मुझे कितनी क्लासेस है, मैं उसी हिसाब से फिर मैं उसी हिसाब से पढ़ाऊँ, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको पहले पढ़ा। आप जितना चाहे पढ़ा लें, हर हफ्ता यह है चलता है सिस्टम जो है, हर हफ्ता इसी वक्त जो है जुमेरात को जो है 8:30 से 9:30 तक है ये टाइम। तो आप इसको 4 में 5 में 10 में जितने में चाहे आप समेटना चाहे समेट लीजिए, ठीक है आपके ऊपर है। ठीक है। तो चलिए फिर मैं कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक लूंगा। असल में ये बहुत वसी है, ये अगर मैं इसमें डिमांड सप्लाई में जाऊंगा तो बहुत लंबा जाएगा ये। फिर उसका थोड़ा सा डायग्राम वगैरह भी दिखा के पढ़ाना तो बच्चों को ज्यादा समझ में आता है। वो बोर्ड वगैरह। अच्छा, ये जो मैक्रो फाइनेंस या माइक्रो फाइनेंस कहते हैं, ये क्या होता है? मैक्रो जो होता है, माइक्रो फाइनेंस में छोटे छोटे जो छोटी छोटी चीजें होती है, जैसे किसी के पास बहुत बड़ा, अगर पैसा बहुत बड़ा कैपिटल होगा तभी वो इन्वेस्ट कर सकता है। हाँ। माइक्रो फाइनेंस जो होता है वो किसी के पास मान लीजिए 50,000 है, किसी के पास 1 लाख रुपए है, किसी के पास 1.5 लाख रुपए है, तो इससे भी वो इन्वेस्ट कर करके प्रॉफिट, इसको माइक्रो फाइनेंस कहते हैं। छोटे छोटे जो, जैसे अभी बांग्लादेश में जो अभी ये बैठे हुए हैं, जो वहाँ के वजीर आजम है, जो अबूरी हुकूमत है, ये क्या है यूनुस साहब, इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है और इन्होंने माइक्रो फाइनेंस में ही काम किया था। ये छोटे छोटे देहातों में जा करके, देहातों से छोटी छोटी रकम ले करके उसको इन्वेस्ट करवाते थे और इन लोगों को प्रॉफिट दिलवाते थे। तो अभी आज खत्म करेंगे आप या कुछ सवाल जवाब का मौका देंगे, क्या करेंगे? नहीं और पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा और पढ़ाऊंगा, थोड़ी 2-3 चीजें और पढ़ाऊंगा मैं, उसके बाद अगले चैप्टर, अगले हफ्ते से मैं इंशाल्लाह एक ही चैप्टर को लेकर के बैठूंगा। ठीक, अच्छी बात। तो मैं सिर्फ ये बच्चों से ये कहना चाह रहा था कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इस वक्त बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आप में से भी बहुत सारे बच्चे ये सब्जेक्ट इसको इकोनॉमिक्स को अपना सब्जेक्ट बनाए। और इस वक्त इस्लामी इकोनॉमी पर काम करने वालों की बहुत जरूरत है, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो निजाम है वो सूदी निजाम है, और सूदी निजाम हमारी जड़ों में घुस चुका है। तो जरूरत हमें इस बात की है कि हम एक ऐसा निजाम दुनिया को दें, जबकि वो निजाम है बट अभी भी उसमें बहुत सारे काम करने की जरूरत है, क्योंकि कोई भी इस्लामी स्कॉलर जिन्होंने बहुत काम किया है, जैसे मिर्जातुल्लाह सिद्दीकी साहब और जो है बहुत बड़े बड़े नाम है जो इस्लामिक इकोनॉमी पे इन्होंने काम किया है, लेकिन वो काम अभी भी अधूरा है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनका जो मॉडर्न इकोनॉमी में आते हैं, जिनका जवाब नहीं है लोगों के पास। जैसे क्रेडिट क्रिएशन है, बैंक क्रेडिट क्रिएट करता है, मैं इसको भी बताऊंगा कैसे क्रेडिट क्रिएट करता है, और इस्लामिक क्रेडिट क्रिएशन कैसे हो, या इस्लामी निजाम में इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम में कैसे क्रेडिट, या अगर इस्लामिक बैंक काम करता है तो कैसे काम करता है, उसमें तो चूंकि सूद नहीं दिया जाता है, तो वो अपने वर्कर को सैलरी कैसे देता है, या जिस बिल्डिंग में रहता है उसको रेंट कहाँ से देता है, वो किन पैसों से देता है। तो ये सारी चीजें हैं, हम एक एक करके समझेंगे इंशाल्लाह कि बैंक क्या होता है, सेंट्रल बैंक क्या होता है, जो इन्फ्लेशन आता है उसमें सेंट्रल बैंक कैसे उसे कंट्रोल करता है, महंगाई कैसे कंट्रोल की जाती है। आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत छोटे छोटे टर्म आते हैं, PRR बढ़ गया, रेपो रेट बढ़ गया, रिवर्स रेपो रेट बढ़ गया, SLR बढ़ गया, ये इस तरह के बहुत सारे टर्म आते हैं। सरकार जो है RBI ने ये बढ़ा दिया। RBI क्या चीज है, RBI नोट कैसे प्रिंट करता है, उसके अलावा ये बहुत जरूरी है जानना हमें। बहुत सारे हमारे माइंड में ये चीजें होती है कि सरकार जब पैसा छापती है या RBI जब पैसा छापता है तो उसके बकदर सोना रखता है, ऐसा नहीं होता है। इसके बारे में भी इंशाल्लाह जानेंगे। और 2-3 जो टर्म आते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, जैसे आपने सुना होगा इन्वेस्टमेंट क्या है, कंजम्पशन क्या है, प्रोडक्शन क्या है, ये सारी चीजें इंशाल्लाह एक एक करके समझेंगे। मौला अभी क्या टाइम हो रहा है, मैं उसी हिसाब से फिर 9:15 हाँ 9:15 हो रहा है। हाँ तो 15 मिनट मेरे पास है, मौला 15 मिनट लूंगा। ठीक नहीं, 15 क्या आप आधा घंटा भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा ठीक है। तो अब मैं एक आप लोगों को एक नया चैप्टर शुरू करूंगा। मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पे छोड़ूंगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए मुझे थोड़ा सा बोर्ड भी चाहिए होगा और चौक वगैरह भी चाहिए होगा, लेकिन वो चीज यहाँ पर नहीं मिल सकेगी।
तो मैं कुछ थ्योरेटिकल चैप्टर लूंगा जिसमें आपको समझ में आए। सबसे पहला एक चैप्टर है मनी, यानी जर, पैसा। आप सभी जानते हैं कि इंसान की जिंदगी में एक्सचेंज को क्या हैसियत आती है, मरकजी हैसियत आती है एक्सचेंज को। हम बिना एक्सचेंज किए नहीं रह सकते। और मईशत माशी निजाम में जर सबसे ज्यादा काबिल कबूल जरिए मुबादला है। ठीक है, हम रोजाना इस बात का मुशाहिदा करते हैं कि किसी भी मईशत में अगर कोई फर्द वाहिद बाजारी लेन देन में अगर हिस्सा न ले तो इसके लिए एक बेहतर जिंदगी गुजारने का तस्वुर बहुत मुश्किल हो जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि कोई भी अकेला शख्स अपनी जरूरियात जिंदगी को तनहा पूरा नहीं कर सकता है, नहीं करने का वाहल है। वो अपनी जरूरतों को मुतमईन करने के लिए 100% दूसरों पर जो है डिपेंड होता है, इन्हिसार करता है। इसलिए मौजूदा निजाम में जर की अहमियत बहुत ज्यादा है और इसीलिए दुनिया के हर कंट्री की अपनी अलग अलग करेंसी होती है। ठीक है, अच्छा अब आप देखें जर से पहले क्या था। जब पैसा नहीं आया था तो उससे पहले एक निजाम चलता था जिसको कहते हैं बार्टर सिस्टम। आप लोगों ने सुना भी होगा। अब बार्टर सिस्टम क्या है? चीजों के बदले चीजें खरीदी जाती थी और बेची जाती थी। आपको याद है गांव के अंदर तो अभी भी कभी कभी ऐसा होता है कि गेहूं के बदले कोई चीज खरीद ली जाती है। कभी ऐसे आते हैं कोई कि पुराने कपड़े बदल करके ये बाल्टी ले लो या ये ले लो। इस तरह से अभी भी बहुत महदूद पैमाने पर बार्टर सिस्टम चलता है। लेकिन जैसे जैसे जमाना तरक्की करता गया वैसे वैसे इंसान की जरूरतें भी बदलती गई, उसकी तरजीहात भी बदलती गई और आहिस्ता आहिस्ता ऐसा होने लगा कि लोग सोने चांदी के सिक्के इस्तेमाल करने लगे। फिर उसके बाद सोने चांदी के जखायर में कमी आई तो फिर इंसान जो है वो लोहे और जस्ते और तांबे के सिक्के इस्तेमाल करने लगा। उसके बाद फिर कागजी करेंसी का दौर आया और इस वक्त प्लास्टिक करेंसी का दौर है। प्लास्टिक करेंसी का मतलब ये नहीं होता है कि प्लास्टिक की चीजें होती है। प्लास्टिक करेंसी का मतलब होता है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, यानी कि ऑनलाइन जो पेमेंट होती है उसको प्लास्टिक मनी कहते हैं। और अब दुनिया के अंदर आगे आने वाले दिनों में ये कहा जाता है क्रिप्टो करेंसी का दौर ना आ जाए। तो जैसे जैसे जमाना बदलता रहा है इंसान की तरजीहात भी बदलती रही है, उसकी जरूरतें भी बदलती रही है। अब देखिए आने वाला दौर क्रिप्टो करेंसी का, लोग कहते हैं ऐसा आएगा और क्रिप्टो करेंसी चल भी रही है दुनिया के अंदर। बहुत सारी कंट्रीज में तो उसको लीगल भी किया जा चुका है। तो अब बार्टर सिस्टम का निजाम क्या था? बार्टर सिस्टम का निजाम क्या था कि चीजों के बदले चीजें खरीदी और बेची जाती, यानी सामान के बदले सामान खरीदा जाता था, सामान के बदले सामान बेचा जाता था। इसमें बहुत तरह की प्रॉब्लम आती थी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था कि दो जरूरतें एक साथ होनी चाहिए। यानी कि अगर मुझे गेहूं देके चावल लेना है तो जिससे मैं चावल ले रहा हूं उसको गेहूं की जरूरत हो, यानी मुझे भी जरूरत हो उसको भी जरूरत हो। और दूसरी चीज ये है कि बार्टर सिस्टम में कोई मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था, कोई भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था। जैसे आज पैसा एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जरिए मुबादला है। हम पैसे को दे करके कोई चीज बेच सकते हैं, पैसे के लिए कोई चीज खरीद सकते हैं, मतलब पैसे बीच में है। लेकिन जिस जमाने में पैसा नहीं था, जर नहीं था, उस जमाने में बार्टर सिस्टम चलता था तो कोई मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था। किस में आप चीजों को खरीदेंगे और बेचेंगे? जब आप कोई चीज खरीदने जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे? कोई मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था। दूसरा ये था कि कोई कॉमन यूनिट नहीं थी वैल्यू। इसे कैसे आप जो है पैमाइश करेंगे? मेरे हाथ में, मेरे सामने एक मोबाइल रखा हुआ है, मैं ये कह सकता हूँ कि ये मोबाइल इतने 1000 रुपए का। लेकिन अगर जर नहीं है, पैसा नहीं है, तो मैं बताइए कैसे इसकी कीमत लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा? जिस घर में आप रहते हैं, सपोज उस घर की कीमत 25 लाख रुपए है, आप सोचिए पैसा नहीं है, हम उसकी कीमत कैसे लगाएंगे? क्या कहेंगे इस घर की कितनी कीमत है? तो कोई भी चीजों की पैमाइश का कोई तरीका नहीं था कि किस चीज में। जैसे मैं कहता हूँ मेरे पास एक गाय है, वो गाय 10,000 रुपए की है, 20,000 रुपए की है। अब पैसा नहीं है, दुनिया में पैसा नहीं जानते हैं लोग, अब मैं इसकी क्या कीमत लगाऊंगा? 10 बकरियों के बराबर है, कोई कहेगा नहीं इतनी इसके बराबर है, कोई कह रहा है 20 किलो गेहूं के बराबर है, कोई 50 किलो चने के बराबर है। यानी तरह तरह से जितने सामान है सब में उसकी कीमत लगाई जाएगी। इसी तरीके से एक प्रॉब्लम और आती थी बार्टर सिस्टम के अंदर कि जो फ्यूचर पेमेंट होता था उसकी प्रॉब्लम होती थी। आज आप अपने घर में एक मुलाजिम रखते हैं, उसे कहते हैं मैं 10,000 रुपए तुम्हें दूंगा मंथली। अब सोचिए पैसा नहीं, अब इसे आप क्या कहेंगे? फ्यूचर पेमेंट है, उसे तो महीने के बाद देना है।
मैं तुम्हें ये दूंगा, सामानों के रूप में व्यापार करते हैं। कितनी प्रॉब्लम की बात है। तीसरी एक और प्रॉब्लम होती थी कि जब आप आज आप आजमगढ़ में है या मऊ में है, तो वहां का घर बेच करके आप दिल्ली में ले सकते हैं, दिल्ली का घर बेच करके मुंबई में ले सकते हैं, क्योंकि आप कर सकते हैं ऐसा, वैल्यू को ट्रांसफर कर सकते हैं आसानी के साथ। लेकिन पैसा नहीं है, अब आप वैल्यू कैसे ट्रांसफर करेंगे, अपना घर कैसे ट्रांसफर करेंगे। आप आ जाएंगे दूसरी जगह, वहां पूछेंगे तुम्हें वहां चाहिए, कितनी बड़ी प्रॉब्लम। फिर स्टोर की वैल्यू का स्टोर का मसला था कि कैसे आज पैसे को 10 20 50 साल के लिए स्टोर कर सकते हैं, बैंकों में रख करके 100 साल के लिए कर सकते हैं। लेकिन उस जमाने में आप जो पेरिशेबल गुड्स कहलाती है, जो चलने और पढ़ने वाली चीजें होती थी, ये सब एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट होते थे, ज़राती जो सामान होते थे, उसको कितने दिनों तक आप स्टोर कर सकते हैं। कि इन सब चीजों की वजह से क्या हुआ, पैसा आया दुनिया के अंदर। और दुनिया में जब पैसा आया तो दुनिया में पैसे की कई तरह की किस्में होती है। अब आपको याद होगा कागजी करेंसी के बहुत सारे फायदे भी हैं और बहुत ही ज्यादा नुकसान भी। अब दुनिया में इस वक्त तो कागजी करेंसी चल रही है। हमारे और आप जो मार्केट में जाते हैं किसी चीज को परचेज करने के लिए, तो हम कागजी करेंसी का यूज करते हैं। कागजी करेंसी के सबसे बड़ा ये मसला है कि ये सरकार या सेंट्रल बैंक की जो है कहने पर मूल के अंदर चलती है। आपको याद होगा 2016 में मोदी सरकार ने अचानक रात में 8 बजे आके ऐलान किया कि ये 500 और 1000 रुपए के जो नोट है वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी नहीं चलेंगे। तो अब क्या हुआ, रातों रात उसकी कानूनी हैसियत खत्म हो गई। अब आज भी घरों के अंदर कभी कभी पुरानी किताबों के अंदर कोई 500 का एक नोट मिल जाता है तो उसे बच्चे खेलते हैं, क्योंकि वो उसकी कोई वैल्यू नहीं, वो कागज से एक टुकड़ा है, महज कागज से एक टुकड़ा है और उससे ज्यादा उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो ये कागजी करेंसी है। कागजी करेंसी अगर सरकार उसकी पुश से हट जाए, सेंट्रल बैंक हट जाए, तो महज एक कागज का टुकड़ा बन के रह जाता है। जबकि उस जमाने में, जिस जमाने में सोने और चांदी की करेंसी चलती थी, उस जमाने में ये चीजें नहीं थी। तो कागजी करेंसी का सबसे बड़ा मसला ये है कि इससे इन्फ्लेशन होता है, महंगाई होती है। आप हर सरकार के हाथ में हो, जितनी चाहे करेंसी प्रिंट कर सकते। अब मैं ये बताऊंगा कि ज्यादा क्यों नहीं कर सकती, हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा गरीबी है, तो खूब करेंसी प्रिंट करके सारे घरों में पहुंचा दी। ऐसा क्यों नहीं सरकार करती। तो करेंसी कई तरीके की होती है। एक को कहते हैं लीगल टेंडर, यानी कि लिमिटेड लीगल टेंडर, एक होती है अनलिमिटेड लीगल टेंडर। लीगल टेंडर करेंसी उसे कहते हैं जिसको सरकार प्रिंट करती है। जैसे आपको पता होना चाहिए, जो हमारे पास जो सिक्के होते हैं ना, सिक्के यानी कि 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए के जो सिक्के होते हैं, ये लिमिटेड लीगल टेंडर करेंसी कहलाती है। और सिक्के, सारे सिक्के सरकार प्रिंट करती है, आरबीआई नहीं प्रिंट करता सिक्के। 1 रुपए का नोट आपको कहीं भी मिल जाए तो उस पर देखिएगा, आप उस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के साइन नहीं होंगे, उस पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साइन होंगे। वजारत मालियात के जो है इंडिया के जो वजारत मालियात है उसके साइन होते हैं। इंडिया के अंदर वजीर मालियात कौन है, डॉक्टर निर्मला सीतारमन है, या उससे पहले जो रहे होंगे उनके साइन होंगे। अब 1 रुपए का नोट ऐसे प्रिंट नहीं होता है। पिछले 15-20 सालों से जब 1 रुपए के नोट को प्रिंट करना बंद कर दिया गया है, तो कहने का मतलब ये कि जो सिक्के हैं ये सरकार प्रिंट करती है। और जो 2 रुपए से लेकर के जो नोट होते हैं 500 तक के जो नोट अभी मार्केट में जो चल रहे हैं, ये सब के सब ये सरकार, ये आरबीआई प्रिंट करती है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो इंडिया का सेंट्रल बैंक, वो प्रिंट करता है। तो ये लिमिटेड लीगल टेंडर, इसको आप 11 अगस्त 2021 में जो कानून पास किया गया था इंडिया के अंदर, उसमें 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्कों को आप किसी के पास ले जाएंगे तो 1000 के बकदर, रुपए के बकदर लोग कबूल कर सकता है। आपको किसी को अगर 10,000 रुपए देने हो तो 10,000 रुपए के सिक्के ले जाएंगे, वो मना कर सकता है कि वो ये पैसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, बट 1000 तक वो एक्सेप्ट कर सकता है। तो कोई भी इनकार कर सकता है अगर 1000 से ज्यादा आप सिक्के ले जाते हैं किसी के पास। दूसरा होता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर। लीगल टेंडर, मैंने फिर से बता रहा हूँ, लीगल टेंडर का मतलब वो करेंसी जिसको सरकार या आरबीआई प्रिंट करती है। अब लीगल टेंडर में 2 तरह के हैं, लिमिटेड लीगल टेंडर, अनलिमिटेड लीगल टेंडर। अनलिमिटेड लीगल टेंडर वो दर होता है, वो पैसा होता है जिसकी लेन देन की कोई हद मुकर्रर नहीं है। मतलब जैसे कागजी नोट है, वो जाहिर है कितना भी किसी को दे सकते हैं। एक होता है फिएट मनी, होता है फिड्यूशियरी मनी। फिएट मनी वो होता है जिसकी सोने चांदी के सिक्कों की तरह कोई अपनी वैल्यू नहीं होती। जैसे 10 रुपए का नोट,
इसकी कोई अपनी वैल्यू नहीं है। जैसे मैंने बताया कि सरकार ने कह दिया कि 500,000 के नोट नहीं चलेंगे, तो अचानक से वो लीगल टेंडर नहीं रहे। बट ये जो फिएट मनी है, फिएट मनी वो फिएट ही मनी है जो 500 और 1000 या 2000 के नोट अब नहीं चलते हैं। 100 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए के नोट फिएट मनी कहलाते हैं। इनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है, सोने चांदी के सिक्कों की तरह। ये हुकूमत के हुक्म पर जारी किए जाते हैं, इसलिए ये कानूनी हो जाते हैं। जैसे इंडिया के अंदर जितने भी करेंसी नोट है सब फिएट मनी कहलाते हैं। तो ये सिर्फ सरकार किया। दूसरा फिड्यूशियरी मनी, ये वो मनी है जिसको कबूल करना लाजमी नहीं होता है, बल्कि जो पे करना जो पे करता है, जिसको पे किया जाता है, यानी जिसको अदा किया जाता है, जो अदा करने वाला था, इनके दरमियान एक भरोसे के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। जैसे चेक होता है, जो बैंक चेक इशू करती उसको जो है फिड्यूशियरी मनी कहते हैं। तो चेक भी हुकूमत की हुक्म बिना पर कबूल नहीं किया जाता, बल्कि अदा करने वाले और वसूल करने वाले के दरमियान एक भरोसे की वजह से यह अदायगी होती है। वैसे कोई भी शख्स चेक कबूल करने से मना भी कर सकता है, क्योंकि इस बात की कोई जमानत नहीं होती है, कोई गारंटी नहीं होती है कि जिससे आप चेक ले रहे हैं उसके अकाउंट में उतने पैसे हों। इसलिए इंडिया के अंदर 3 करोड़ से भी ज्यादा जो केसेस हैं वो चेक बाउंस के हैं। लोगों ने दूसरों को चेक दिया और उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं थे। जब आपने अपने अकाउंट में वो चेक डाले तो पता चला चेक बाउंस कर गया। चेक बाउंस करने की वजह क्या हुई? आपको 2 लाख रुपए का चेक मिला था और जिसके अकाउंट में जिसने चेक दिया उसके अकाउंट में 2 लाख रुपए ही नहीं। तो इस तरह से 3 करोड़ से भी ज्यादा जो केसेस हैं वो इंडियन पैनल कोड में पड़े हुए हैं, जिसकी सुनवाई चल रही है। तो इसलिए कोई भी मना कर सकता है चेक लेने से। तो ये कुछ चीजें, एक होता है क्रेडिट मनी, एक क्रेडिट मनी। चलिए सब तो मनी के क्या फंक्शन है, मनी क्या काम करता है? इंडिया के अंदर जो दर है, जो पैसा है, वो क्या करता है? मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मनी मीजर ऑफ वैल्यू है, यानी कि आप मनी में किसी भी चीज की पैमाइश कर सकते हैं दर पे। पैसा एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, किसी भी चीज की लेन देन में इस्तेमाल किया जा सकता है। पैसे को फ्यूचर पेमेंट के लिए यूज किया जा सकता है, स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट है। पैसे को आप सैकड़ों साल तक स्टोर कर सकते हैं। पैसे को आसानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। ये सब चीजें पहले बार्टर सिस्टम में नहीं होती थी। ठीक है, तो ये रहा मनी का। अच्छा, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये क्या चीज है, क्रिप्टो करेंसी क्या है। थोड़ा सा मनी के चैप्टर में भी आपको पता होना चाहिए क्रिप्टो करेंसी। किसी को पता है क्रिप्टो करेंसी क्या है? आप में से किसी को पता है क्रिप्टो करेंसी क्या है? नहीं। अच्छा, कभी सुना है क्रिप्टो करेंसी के बारे में? बस 2-3 मिनट ऑफ का और लूंगा, उसके बाद फिर टाइम हो गया है। जी सुना गया है, बट मालूम नहीं क्या है, क्या चीज है। देखिए, क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है, ऐसा क्रिप्टो करेंसी जो कहा जाता है ना, तो ये एक अम्ब्रेला टर्म है। यानी इसमें बहुत सारे करेंसियां आती है। जैसे बिटकॉइन का नाम सुना होगा, इसी तरह से लेथियम है, लिब्रा फेसबुक वालों ने बनाई थी। बहुत तरह की क्रिप्टो करेंसी दुनिया में चलती है। ये एक ऐसी करेंसी है जो डिसेंट्रलाइज होती है, इसे कोई कंट्रोल नहीं करता, ये खुद अपने आप को कंट्रोल करती है। इसको ब्लॉकचेन से बनाया जाता है, जो बड़े हैवी लेवल की टेक्नोलॉजी होती है, इसको उससे बनाया जाता है। क्रिप्टो करेंसी दुनिया के अंदर अभी पिछले दिनों 2-3 साल पहले इसका बहुत चर्चा हो रहा था और बहुत सारे मुल्कों ने इसे बैन कर दिया। इंडिया के अंदर भी पार्लियामेंट के अंदर इसकी बहुत चर्चा हुई है और इसके बारे में मैं बताऊंगा कि इसमें क्या हुआ। तो क्रिप्टो करेंसी, अगर आप जिस तरह से आपके पास पासवर्ड होता है, पासवर्ड आप 2 तरह के पासवर्ड होते हैं। एक पासवर्ड तो होता है जिसे आपका अकाउंट नंबर है, कोई भी देख सकता है, कोई भी देख सकता है। लेकिन अगर आपने अकाउंट नंबर को या पेटीएम को निकालने का आपने पासवर्ड किसी को बता दिया तो कोई भी आपकी मनी या आपका पैसा ले सकता है। तो क्रिप्टो करेंसी में भी इस तरह से 2 पासवर्ड होते हैं। क्रिप्टो करेंसी दुनिया के अंदर हुकूमतों के पैरेलल में चलने लगी, इसलिए अब बहुत सारे मुल्क क्रिप्टो करेंसी को कानूनी तौर पर उसको जगह दे रहे हैं। जैसे चाइना, युआन के नाम से चाइना जो है, एक चाइना अपने यहाँ 4 बड़े-बड़े शहरों में क्रिप्टो करेंसी को उसने शुरू किया था, क्योंकि चाइना को हमेशा इस बात का होता है कि दुनिया की 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी है और दुनिया इंटरनेशनल ट्रेड में चाइना की जो करेंसी युआन है उसका चलन सिर्फ 2% है और पूरी दुनिया में 60% से ज्यादा चलन कारोबार के अंदर डॉलर का होता है। तो चाइना इस पे ऐसे एतराज भी करता रहता है। बहरहाल इस वक्त दुनिया में अमेरिका की इकोनॉमी जो है
लीड कर रही है। अमेरिका दुनिया का सुपर पावर कहलाता है, तो जो मुल्क सुपर पावर होता है उसकी करेंसी भी सुपर जो है रोल प्ले करती है। तो क्रिप्टो करेंसी को दुनिया के अंदर धीरे धीरे करते करके ऐसा लग रहा है कि अब इसको लीगलाइज करेंगे आने वाले दिनों में। और हुकूमतों को इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम एक करेंसी चला रहे हैं और एक प्राइवेट करेंसी चल रही है पैरेलल में इसके मुतवाज़िन। तो ये क्रिप्टो करेंसी जैसे चाइना ने किया, कई कंट्री ने और किया, इंडिया में हमारे अभी तक क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज नहीं किया गया है, उसको कोई कानूनी हैसियत अभी हासिल नहीं है। तो चलिए इंशाल्लाह इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। 9:30 बज चुके हैं। मैं कुछ नए टॉपिक जो इंटरेस्टिंग टॉपिक होंगे इंशाल्लाह बैंकिंग का चैप्टर लेकर के अगले हफ्ते आऊंगा इंशाल्लाह। और आप लोगों को 5 मिनट का टाइम दूंगा, जो कुछ क्वेश्चन आप कर सकते हैं। हजरत, मेरा जो छोटा सा सवाल है वो है कि माशियत के बारे में यानी कि अच्छी खासी जानकारी किस किताब में से मालूम हो जाएगी? वो उर्दू में किसी किताब? देखिए, उर्दू में एक किताब है इल्मे माशियात, मेरी किताब है, वो जामिअतुल फलाह में निसाब में पढ़ी जाती है। वो इदारे इल्मिया से आप मंगा सकते हैं, आसान ज़बान में वो किताब है। आप उसे वहाँ जामिअतुल फलाह से कॉन्टेक्ट कीजिए, उसका जो इदारा है, जो पब्लिशिंग इदारा है, इदारा इल्मिया। किताब का नाम बताएं जरा दोबारा। इल्मे माशियात। इल्मी माशियात। इल्मे माशियात। सर हजरत जी, तो सिस्टम को आसान जरा करके एक बार और समझा दीजिए। इसको सोशलिज्म को? सोशलिज्म, हाँ मैं बता रहा हूँ। सोशलिज्म वो माशी निजाम है जिसमें मईशत के बड़े बड़े फैसले सरकार लेती है। सोशलिज्म वो माशी निजाम है जिसमें मईशत के बड़े फैसले वहां की मरकजी हुकूमत लेती है। इस निजाम में फर्द वाहिद की कोई अहमियत नहीं होती है। एग्जाम्पल, इसीलिए ये निजाम भी इस्लाम से मुतसादिम है और सरमायादाराना निजाम भी इस्लाम से मुतसादिम है। इस्लाम नहीं ये कहता है कि सब कुछ सरकार करेगी, सारी चीजें सरकार के हाथ में होंगी, इंडिविजुअल की कोई हैसियत नहीं है। और नहीं इस्लाम ये कहता है कि किसी फर्द वाहिद को इतनी छूट दे दी जाए कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक जो चाहे काम करे, जैसे कैपिटलिज्म में होता है। कैपिटलिज्म देखिए, दोनों निजाम दोनों एक दूसरे के मुतसादिम है, एक दूसरे के अपोजिट है। कैपिटलिज्म में हम ये देखते हैं कि जितनी भी दुनिया के बड़े माशी मसाइल है वो फर्द वाहिद को आजादी हो ले सकता है। ये भी मतलब एवरी पर्सन, एवरी इंडिविजुअल टू डिसाइड। लेकिन सोशलिज्म में कोई डिसीजन नहीं ले सकता। हमारा इस्लामी निजाम ये कहता है, इस्लामी माशी निजाम, कि जो हमारी ये हुकूमत होगी वो चीजें अपने हाथ में नहीं, जैसे आपने कहा बेसिक जो नीड्स है इंसानों की, खाना कपड़ा, ये तो सरकार के हाथ में ही होगा, वो प्रोवाइड करेगी अगर नहीं है तो। बट किसी फर्द वाहिद को इतनी आजादी नहीं हो सकती कि जितनी चाहे अपनी कीमत रखे, जो चाहे प्रोड्यूस करे, सोसाइटी से उसका कोई ताल्लुक ना हो, सरकार से उसका कोई ताल्लुक ना हो। तो ये चीजें इस्लामिक परमिशन नहीं दी जाएगी। और नहीं इस्लाम ये कहता है कि फर्द वाहिद की कोई अहमियत नहीं, मतलब हर चीजें सरकार डिसाइड कर रही है, हर चीजें हुकूमत डिसाइड कर रही है। क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, इसमें सब के सब सरकार डिसाइड कर रही है। जी, अगली क्लास इंशाल्लाह ज्वाइन कीजिएगा। कुछ मैं इसके की ये जो इकोनॉमिक्स देखिए एक दौर है, ये बड़ा खुश सब्जेक्ट है, बहुत मजे नहीं है पढ़ने में, जिस तरह से और सब्जेक्ट होते हैं, बट इसको इंफॉर्मेशन बहुत मिलेगी, बहुत नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। जब हम किसी टॉपिक को उठाएंगे, जैसे बैंकिंग के टॉपिक है, तो इंशाल्लाह कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के बारे में मैं इसके क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट कंट्रोल और सारी चीजें इंशाल्लाह अगली क्लास में बताऊंगा। तो अगली क्लास कीजिएगा और कॉपी और पेन के साथ कीजिएगा, सामने कॉपी कीजिएगा। मेरी बदकिस्मती ये है कि मौलाना मैं जो है
ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ। काश कि मैं अगर ऑफलाइन क्लासेस लेता तो और मजा आता पढ़ने में। अगर बाइक छुट्टी में बिदरियागंज कब आ रहे हैं आप? मैं आ रहा हूँ 25-26 तक इंशाल्लाह आ जाऊंगा। तो कुछ क्लासेस ऑफलाइन लीजिए। ठीक है, इंशाल्लाह आ जाऊंगा। ठीक ठीक ठीक, अच्छी बात। मैं बच्चों से बता देना चाहता हूँ कि मौलाना वलीउल्लाह कासमी साहब मेरे उस्ताद है और मेरे बहुत ही अच्छे टीचर है, और मैं आज भी मौलाना से मैंने बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ सीखा है मौलाना से। और मैं जो कुछ भी हूँ उसमें मौलाना का एक बहुत बड़ा है कि मौलाना ने हमें पढ़ाया, इतना पढ़ाया कि आज हम यहाँ हैं। मौलाना आप मेरे बिल्कुल उस्ताद और बहुत ही अच्छे उस्ताद है। मौलाना हम लोग को जब पढ़ाते थे मुझे अच्छी तरह याद है, मौलाना सनद के साथ हमेशा बयान किया करते थे और हम लोग मौलाना के घेर के बैठ जाया करते थे बिल्कुल उनके करीब में। वो सारे अभी तक मुझे सारी क्लासेस मौलाना की याद है। मैं तलबा से अपने बारे में थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि मैंने जामिअतुल फलाह से सन 2000 में अलवियत किया है और मैं दिल्ली के गवर्नमेंट कॉलेज में इकोनॉमिक्स का लेक्चरर हूँ पिछले 17 सालों। इंशाल्लाह ये मेरा छोटा सा तारुफ है। मेरा ताल्लुक बिलरिया से ही है, जहाँ जामिअतुल फलाह है, मेरे घर के पास ही है बिल्कुल। और मैं साल में एक मरतबा जरूर आता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, गर्मी की छुट्टी हो। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर, बहुत अच्छा रहा, तलबा ने बहुत फायदा उठाया, इंशाल्लाह और मजीद फायदा उठाएंगे। हाँ, ठीक है।